जाति ना पूछो साधु की, और यहाँ साधु वो कलाकार है जो सिर्फ कला की ही साधना करता है और जो सिर्फ कला की ही धुनी रमाता है। नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर, और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। और आज मौजूद हैं हम एक नए विषय के साथ, रंगमंच कला स्टेज से स्क्रीन तक, और रंगमंच कला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे मेहमान जो कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी और निर्देशक है, उपेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इसी के साथ हम मौजूद हैं हमारे दो युवा प्रतिभागियों के साथ, शिल्पी और आशुतोष के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो कला और कलाकार के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ऑस्कर वाइल्ड का एक बहुत ही फेमस सा कोट है, वर्क ऑफ आर्ट इज़ द यूनिक रिजल्ट ऑफ अ यूनिक टेम्परामेंट। तो एज बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपको कुछ अलग करना होता है, कुछ अलग क्रिएटिव सोचना होता है, तो किस तरह समाज से हटके, दुनिया से हटके, खुद से हटके कुछ अलग सोचने की जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? जैसे कोई भी कला हम लोग जब करते हैं तो सबसे पहले उस पर बहुत चिंतन की आवश्यकता होती है, और उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बहुत से रिसर्च से उससे पता चलाते हैं कि वो चीज़ है क्या जी, और तब जाकर उस प्रोसेस को हम लोग एक स्क्रिप्टिंग के तौर पे लिख कर उसको ढालते हैं और तब अपने आप को उसमें व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसको व्यक्त करने के लिए हमारी सारी भावनाओं से रिलेटेड होता है। और एक ऐसा भी होता है कि समाज को हम क्या दे रहे हैं जी, सबसे बड़ी होती है कि समाज जी, समाज को हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ देना होता है, और वो समाज से ही लेकर देते हैं, क्योंकि उन्हीं की कुरीतियों को हम उनके सामने रखते हैं। तो उससे वो चीज़ों में एक रिसर्च के दौरान सारी चीज़ें मिल जाती है, और उसके बाद उनके पास हम लोग उसी को मतलब सारी चीज़ों को पिरो कर एक साथ हम लोग व्यक्त करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ, क्योंकि हम रंगमंच कला पे बात कर रहे हैं, तो रंगमंच कला जो है वो भारतवर्ष में मतलब कब और कैसे शुरू हुआ था? ये तो बहुत पुरानी संस्था है, ये तो बहुत पुरानी है, क्योंकि ये भरत मुनि जी से ही स्टार्ट है। जी, नाट्य शास्त्र। उस समय में नारद मुनि जो थे वो मतलब अपने तीनों लोक में एक एक्ट के दौरान अपने आवाज़ से गाकर उन लोगों को जागृत करते थे। आज वहीं से शुरू हुई, और हम लोग ज़्यादातर अगर बात करें भारत में ज़्यादातर जो भी किए हैं तो रामायण से हुआ, महाभारत से हुआ, इन सब चीज़ें पर पहले मतलब रेगुलर अभी हो भी रहा है, और इन सब चीज़ों को ही हम लोग समाज में दिखाते हैं जी। जो समाज अभी वो चीज़ों से अनभिज्ञ है और वो देखता है तो वो और जागृत हो जाता है। क्योंकि अगर अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो अगर हम रंगमंच कला की बात करें तो इसके काफ़ी एडवांस्ड रूप आ गए हैं, जैसे फिल्म हो गया, या फिर आप म्यूज़िक ले सकते हैं, एल्बम हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो डिजिटल वर्ल्ड में जो थिएटर का जो इम्पोर्टेंस है, वो जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था, तो वो जो है उद्देश्य अभी भी आपको कहीं दिखता है या फिर वो कहीं धूमिल होती दिखाई दे रही है? क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जो थिएटर करते हैं और फिर फिल्मों में चले जाते हैं, और शायद वो वहाँ जाने के बाद वो थिएटर भूल जाते हैं, थिएटर करना छोड़ देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, थिएटर एक मन का सेटिस्फैक्शन है और एक समाज का आईना है, जबकि फिल्में भी देती है, लेकिन थिएटर ज़मीन से जुड़ी हुई है जी। और फिल्म में हम लोग ज़्यादातर अब आधुनिकता को जो ला रहे हैं और उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमारे सभ्यता कहिए या भारत की जो संस्कार है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको खो देते हैं। तो वो भी दर्शक निश्चित है कि हम विदेश को एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे होने से होता है कि अपना संस्कृति खो रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। Obviously. और वो लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर एडप्ट करते हैं और जितने भी फिल्में बनते हैं उसमें वो सारी चीज़ों को परोसते हैं। तो पहले तो देखते हैं तो उनको लगता है, लेकिन वो लंबा टाइम पे नहीं, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों को खासकर ज़रूरत है, हमारे समाज को, कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उजागर करना, और स्टेज वो बखूबी करता है। जी बिल्कुल। और सर, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो युवाओं का है, तो अभी हम बात करेंगे करियर के पर्सपेक्टिव से। तो करियर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो जो यूथ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो अगर इंटरेस्टेड होते हैं थिएटर में या फिर किसी भी आर्ट में, तो अभी क्योंकि हम रंगमंच कला की बात कर रहे हैं, तो अगर वो थिएटर के किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं तो करियर ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या कोर्स होती है, जो डिग्री होती है, वो लेने की ज़रूरत है, या फिर डिग्री के बिना भी वो अपने प्रोफेशन के साथ अलग थिएटर करते हुए कर सकते हैं? तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कोर्स के लिए? देखिए, डिग्री लेने से हम लोग ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, और जो डिग्री नहीं लेते हैं, अगर काम करते हैं और मन से काम करते हैं, तो वो भी नाटक में बहुत कुछ कर सीख लेते हैं। और जब सीखते हैं तो वो समझिए कि ज़्यादातर हमारे जितने भी कलाकार हैं, ज़्यादातर वो सीख कर बनते हैं। क्योंकि हम लोग का अभिनय का एक पार्ट है कि जितने चीज़ों को अडॉप्ट कीजिएगा, देखिएगा, उतना ही हम लोग भी उससे सीखते हैं, उतना ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो वो चीज़ें भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अब रहा कैरियर की बात, तो कैरियर है, क्योंकि रंगमंच जो हम लोग स्टेज पर देखते हैं, उसके पीछे वाली जो जगह है, नेपथ्य से जो हम लोग कहते हैं, नेपथ्य में सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो रंगकर्मी काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक कलाकार होते हैं, सेट्स निर्माण हुआ, कॉस्ट्यूम्स का हुआ, मेकअप का हुआ, तो ये सब चीज़ें में भी ये सब चीज़ें प्रोफेशनल है, इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगता है। और एक्ट में इसीलिए नहीं दे पाता क्योंकि पैसे थोड़ा सा कहिए कि नाटक के क्षेत्र में पैसा कम है, नहीं मिल पाता है, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई बड़ा लेवल नहीं, तो लोग टिकट, हमारे यहाँ अगर टिकट की भी बात करें तो टिकट भी लोग खरीद कर आने में कहते हैं कि चलो सक्षम नहीं है, लेकिन और सब नृत्य का हो गया, चाहे और सब जो चीज़ें हो गया, उसको देखने के लिए तैयार होंगे, लेकिन नाटक को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि नाटक कहीं ना कहीं देखता है कि इसमें हम ही लोग की चीज़ों को दिखा देता है, तो वो तो हम लोग डेली घर में देखते हैं, लेकिन वो नहीं, अगर वो मन से सोचे तो हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक कहावत भी है, और एक हम लोग के जो गुरु जो थे स्वर्गीय नील कुमार मुखर्जी, उन्होंने एक अच्छा कोटेशन दिया था कि रंगमंच वह स्थान है जहाँ पाप कर्मों को दर्शाया जाता है ताकि पापी उसे देख सके। लोग कहते हैं कि ये गलत कोटेशन है, लेकिन मेरे नज़र में 100% सही है। जी बिल्कुल, कि रंग कर्म जो करता है वो हमारे समाज में जो होती है कुरीतियाँ होती हैं, उसी को उजागर करता है। जी बिल्कुल। और वही लोग देखते हैं जो करते हैं, तो इसीलिए वो पापी शब्द का जो ये आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो कर रहे हैं, किसी से भी कुछ कोई भी ऐसे मुद्दा को जो करते हैं, तो होता है कि वो एक पापी हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, तो वो चीज़ों को दर्शक के द्वारा हम लोग जब दिखाते हैं, तो वो जो देखता है तो कहता है कि हाँ कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उस समय उसको गलत नहीं लगता है, जब देखता है तब कहता है कि जी बिल्कुल। और रंगमंच समाज का दर्पण है या समाज रंगमंच का दर्पण है, ये तो द्वंद्व बहुत पहले से चला आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर अभी जैसे कि हम लोग कोर्स करिकुलम पे बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चों को अगर सीखने की ज़रूरत है, अगर डिग्री करने की ज़रूरत है, तो क्या लगता है आपके अनुसार कहाँ से कोर्सेज करने ज़्यादा बेहतर है? क्या बिहार में मतलब वैसी कोई संस्था है जहाँ से बच्चे को डिग्री कर सकते हैं? बिहार में डिग्री नहीं, एक संस्था है, वो है दरभंगा में जी, वो MA करवाती है जी, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर वो कर सकते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं कुछ जो हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें बिहार आर्ट थिएटर
कालिदास रंगालय जो है वहाँ एक कोर्स चलाया जाता है, वो जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है जी। तो वहाँ भी सीख सकते हैं। ये है बिहार में जी। खासकर, और बाहर में अगर आ जाइए तो दिल्ली में NSD है, वहाँ भी सिखाया जाता है, वहाँ 3 साल का कोर्स होता है, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य अकेडमी, तो वहाँ भी सीख सकते हैं। फिर ये आप आ गए पश्चिम बंगाल में भी है, वर्धा में भी है नाटक का, तो ये जगह पर है। लेकिन हमारे यहाँ MA का है, लेकिन ऐसे हम लोग कहें कि एक ग्रेजुएशन तक का डिग्री वो नहीं, वो बिहार में नहीं है। ओके। और बाहर में जैसे NSD है वो, वहाँ पे हम ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं जी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो शायद तभी से हमें अगर कोई चीज़ देखने मिल जाती है, सुनने मिल जाती है, तो हम उसको बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं और बहुत दूर तक अडेप्ट करते हैं। तो अगर अभी बात करें कि अगर जैसे जो छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे होते हैं, तो कोर्स करिकुलम में जो है वो, ऐसे तो स्कूल के बच्चे नाटक स्कूल में करते हैं एनुअल फंक्शन में एंड ऑल ये सारा, लेकिन वो कोर्स करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कितना ज़रूरी है कि आर्ट फॉर्म को भी कोर्स करिकुलम में इंक्लूड किया जाए? देखिए, अगर हम लोग को संस्कृति को मजबूत करना है जी, तो ये कोर्स में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और कोर्स में होगा तो सारे बच्चे जो अगर कहिए कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10th तक के जितने भी बच्चे होंगे वो ज़्यादातर जान पाएंगे और सीख पाएंगे। ये नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, बच्चे में एडप्ट करने की बहुत, मतलब कहिए कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के साथ वो एडप्ट करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से स्कूल में काम किया है बच्चों को साथ कर नाटक सिखाने के क्रम में, तो उनमें जितनी एनर्जी है वो हम नौजवानों में नहीं है जी, बिल्कुल। और जितना एडप्ट करके वो एक परफेक्ट चीज़ देते हैं वो शायद हमारे नौजवान उससे होता है ना कि वो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो क्वेश्चन करने में रह जाते हैं और वो सीधे वो चीज़ पर आ जाता है कि वो देखता है वो कर देता है। जी, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा, हम समझते हैं कि ज़्यादा मजबूत होगा रंगमंच भी, और हमारे यहाँ संस्कृति की भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगी। थैंक यू सर। और अभी तक हमने बात की है रंगमंच कला की और कलाकार की, और यूथ का करियर पर्सपेक्टिव में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इस पे बात की है। तो चलते हैं हमारे यूथ के पास, हमारे प्रतिभागियों के पास। तो सबसे पहले तो शिल्पी, राइट? ओके। तो अभी आप थिएटर में जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो थिएटर में आप क्या करती हैं? जैसे बेसिकली एक्टिंग है मेरा। एक्टिंग है। हाँ। और थिएटर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑन स्टेज, बैक स्टेज, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइटिंग है, डायरेक्शन है। तो आपको एक्टिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ। और कुछ मतलब? एक्टिंग है, राइटिंग है जी। और थिएटर में जुड़ने का ख्याल कब और कैसे आया? देखा था मैंने कुछ शोज, तो मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। कब आपने? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गए, ओके। और आशुतोष, आप थिएटर में क्या कर रहे हैं? अभिनय के क्षेत्र में। अभिनय के क्षेत्र में, उसमें ही इंटरेस्ट है। ओके। तो अभी मतलब आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मेरे अभी पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2 सालों में आपने मतलब लगभग कितने नाटक? मैंने लगभग 7 प्ले किए हैं अभी तक। 7 प्ले आपने 2 सालों में कर लिए? बहुत बहुत बढ़िया। आपने कितने प्ले किए हैं? मैंने 10 किए हैं। क्या बात है। तो इसी के साथ ही अभी जो हमारी और सर की डिस्कशन चल रही थी, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो मतलब आपको अभी सर से कुछ बात करना है, कुछ पूछना है सर से थिएटर से रिलेटेड? तो मेरा सवाल है कि जैसे मैक्सिमम लोग एक्टिंग में जाते हैं, तो उसके अलावा भी और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो लोग कर सकते हैं स्क्रीन पे या फिर स्टेज पे? देखिए, एक्टिंग तो है, एक्टिंग में भीड़ भी है, लेकिन स्क्रिप्टिंग, जैसे आपने अभी कहा कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है, अगर आप अपनी कहानी को अपने बयां करना चाहती हैं तो वो लिखिए, उसकी नाट्य रूप में लिखिए, और वो भी आपका एक प्रोफेशन बनेगा। जो आप लिखेंगी, आपका नाटक होगा, तो उसमें भी आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। क्योंकि हमारे राइटर बहुत कम हैं बिहार में, खासकर नाटक लिखने वाले, यानी कि नहीं हैं जो अच्छे लेवल पे भी हैं अभी।
तो अगर आप लिखते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आशुतोष, आपके मन में जो भी सवाल सर से आपने सर पूछा। सर मेरे मन में एक सवाल है। आजकल जो हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे स्तर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मूवी और सीरियल्स को देख के अभिनय की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है और वो किसी प्रकार के कोई प्रशिक्षण लिए बगैर वो चाहते हैं कि अभिनेता बन जाए। तो एक अभिनेता के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो प्रशिक्षण ले पहले? किसी भी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की ज़रूरत होती है, जी। क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक होता है। और ये नहीं कि फिल्म देखकर आप जब जानते हैं उसमें रुझान आती है तो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक बुलबुले की तरह आपका रुझान रहता है, वो लंबा टाइम पे नहीं चल पाता है, वो कहीं फूट जाता है। तो वो जो जब फूटता है उससे पहले वो अपने को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे जगह प्रशिक्षित अपने आप को प्रशिक्षित करें। और अभिनय बहुत बड़ा है, अगर कहिए कि वो एक समुद्र की तरह, जिसमें जितना गोता लगाइएगा उतने ज़्यादा अपने आप को निखरते पाइएगा। इसके साथ ही सर, क्योंकि अभी अभिनय की बात हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत तादाद में है और बहुतों का कहना है जो शायद अभिनय को नहीं समझ पाते, उनका कहना है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो एक्टर बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। और इसके साथ ही खैर अभिनय के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाएं हैं जिनके समावेश से ही एक रंगमंच पे प्ले रेडी हो पाता है। तो वो सारी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कलाएं हैं जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे एक प्ले रेडी होता है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म में समरी में आप हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एक कहानी की ज़रूरत होती है और वो कहानी जब साकार रूप लेने के लिए उसको जब ज़रूरत होता है तो उसको एक एक्टर, एक डायरेक्टर, ये तीन जो होते हैं जो एक नाटक का पूरक होते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक और है, वो है दर्शक। तब जाके हमारा एक क्षेत्र पूरा हो जाता है नाटक का। अभिनय भी बहुत कहिए कि इसमें भी करियर बहुत है और इसके साथ है मेकअप है, लाइट्स डिजाइनिंग हो गया, म्यूजिक हो गया और फिर सेट्स निर्माण हो गया। ये सब चीज़ें में भी अगर लोग बहुत कम मिलेंगे, एक्टिंग में फिर मिलेगी लेकिन ये सब चीज़ें में कम मिलेगी। कम इसीलिए मिलेंगे कि ये लोग फीडबैक होते हैं तो इन लोग को ऑन स्क्रीन में कोई नहीं देख पाता है। लेकिन ज़रूरत है इन लोगों को भी, इन लोगों के बिना हमारा नाटक नहीं होता है। रंगमंच कला का जो प्ले है वहाँ से लेकर किसी फिल्म या कैमरे तक जाने की जो पूरी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, बहुत सारे मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जो शायद कभी कैमरे के सामने जाने पे उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो सारी दिक्कतें क्या हो सकती है, या फिर जो बहुत फिल्म जिन्होंने सिर्फ कैमरा फेस किया है, थिएटर में नहीं आए हैं, वो उन्होंने रंगमंच कला का अनुभव नहीं किया है, तो उनके लिए क्या परेशानियाँ हो सकती है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? देखिए, दोनों में ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ यही है टेक्निकल बहुत जानने की ज़रूरत होती है कि कैमरे में जब हम लोग कैमरे के आगे होते हैं तो बहुत से कट का मौका मिलता है, उसको गलतियां सुधारने का मौका मिलता है और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुधार ले सकते हैं। लेकिन रंगमंच में वो सब चीज़ें नहीं होती है। खंड के बाद ही पर्दा गिरता है, तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे उससे ज़्यादा टफ है हमारा अभिनय। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों को कट और टेक्निकली तौर पे हम लोग रिच बना देते हैं फिल्मों से, बहुत से इफ़ेक्ट से, साउंड से, डबिंग से। तो ये सब चीज़ें से ये दोनों में सिर्फ अगर कह लीजिए तो यही इतना अंतर है कि यहाँ कट और सुधारने की, गलतियाँ सुधारने का मौका स्क्रीन पे मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ का एक्टिंग अगर कहेंगे तो कैमरा का एक्टिंग आसान है, नाटक का एक्टिंग उससे ज़्यादा कठिन है। कठिन। अभी हम बात कर रहे थे कला की, कलाकार की, रंगमंच की, और आज का हमारा विषय है रंगमंच कला, स्टेज से स्क्रीन तक। तो अब बात करेंगे स्टेज से स्क्रीन तक का जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया की बात करेंगे हम। तो उपेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो
थिएटर के बहुत सारे मंझे हुए कलाकार हैं, शायद उनको कैमरा के सामने आने में पहली बार में बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, और शायद हो सकता है कि कुछ कलाकार हैं जिन्होंने सिर्फ कैमरा फेस किया है, उनको थिएटर में अगर वो परफॉर्म करने जाएँ तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंशिएशन है और ये जो प्रक्रिया है, उसमें कैसे आप क्या सारी प्रॉब्लम्स आती है और दोनों में डिफरेंशिएशन क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, फिल्म में कट का मौका है और फिल्म के जो एक्टर होते हैं उनको कट बाई कट बोलने की आज़ादी है, बोलने के लिए वो अपना एक्ट को व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन जब वो वही एक्टर जब स्टेज पर आते हैं तो थोड़ी सी नर्वस वो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कट के लिए उनको मौका मिला था, यहाँ एक साथ पूरे बॉडी और पूरे एक्ट के साथ काम करना पड़ता है, और वहाँ पार्ट बाई पार्ट। तो वो पार्ट वाइज जब पार्ट करता है तो वहाँ और यहाँ में अंतर होता है जी। तो थोड़ी सी दोनों में विभिन्नता आती है, तो वो लोग एडजस्ट होते हैं, लेकिन बाद में, लेकिन तब तक वो नहीं कर पाते हैं। दोनों में रहती है भिन्नता, क्योंकि मैं पहले भी था कि 3 पार्ट होते हैं उसके कैमरा के, आपके इसमें क्लोजअप होता है, फिर एक मिड होता है, इसके बाद लॉन्ग। तो वो दोनों जो तीनों का जब अगर कॉम्बिनेशन है हमारा स्टेज में एक बार ऑन होते हैं तो ख़त्म करके ही ख़त्म करते हैं। यही दोनों मेन विभिन्नता है। जी, थैंक यू। और जैसा कि हमने देखा है कि स्टेज और स्क्रीन, तो स्टेज की भी अपनी खासियत है, स्क्रीन की भी अपनी खासियत है। स्टेज में है कि एक बार हम शुरू करेंगे तो ख़त्म करेंगे, फिर जाके ही रुकेंगे। स्क्रीन में है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पर शायद वो ऑप्शंस आपके लिए भी बैरियर्स हो सकते हैं। तो दोनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों की ही अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो दोनों के लिए ही अनुभव की ज़रूरत है, ये सबसे बेसिक बात है। और अभी अगर हम बात करें उपेंद्र जी इंटरनेशनल लेवल के थिएटर्स की, तो इंटरनेशनल लेवल थिएटर्स में की क्या रूपरेखा है और रही है, और अगर बात करें हम यहाँ सीखने की कुछ, तो जैसे हमारा जो नेशनल थिएटर है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो नहीं है, या फिर इंटरनेशनल थिएटर में जो नहीं है वो हम सीख सकते हैं, तो दोनों क्या एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं क्या? दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं जी। खासकर ये जान लीजिए कि हम लोग जितना भी हैं, जो इंटरनेशनल थिएटर थोड़ी सी रिच है जी। ठीक है, तो उससे हम लोग सीखते हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है वो सीखने में हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने सीखेंगे और हम अपने आप को उतने बेटर लेवल पे अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। और वहाँ जो चीज़ें जो टेक्निकल से लेके मूवमेंट से लेके सारा कुछ जो दिया जाता है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत कम, जी बिल्कुल, जो बड़े बड़े ही कर सकते हैं, NSD हो गया, ये खासकर ये सब पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि वो मतलब इंटरनेशनल रूप से वो जुड़ी हुई है वो बाहरी संस्था से, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए कहा जाता है ऐसे भी कि जितना सीखें उतना ही ज़्यादा हम लोग मजबूत बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखने की प्रतिक्रिया हर एक्टर में रहनी चाहिए, और वो रहेगा तो और आगे बढ़ेगा। जी। और अगर अभी बात करें जैसे स्टेज और स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही जगहों पर एक चीज़ है जो कि कॉमन है, और वो है टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हर जगह पे। हर जगह पे। तो जैसे कि आपने बोला कि इंटरनेशनल थिएटर्स काफ़ी रिच है टेक्नोलॉजी से, और हमारे यहाँ भी शायद एक्टर्स है जिनको लाइव परफॉर्म करना पड़ता है, बट हमारे यहाँ भी साउंड हो गया या म्यूज़िक हो गया, सब कुछ टेक्निकली है। तो टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो हम ज़रूर दर्शकों को के साथ साझा करना चाहेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस समय होता था कि जब पहले के लोग जब परफॉर्म करते थे तो माइकें नहीं होती थी, लोग ज़ोर से बोलने में विश्वास रखते थे, जिसमें ज़ोर से बोलने से कम एक चीज़ तो होता है कि वेरिएशन हमारा वो ख़त्म हो जाता था, सिर्फ डायलॉग बोलने भर ही हम रह जाते थे। अब हम जब टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं तो वो सारी वेरिएशन फीलिंग्स उससे निकाल पाते हैं, और वो चीज़ें हमें बहुत सहायता करती है, वो टेक्नोलॉजी करती है। जी धन्यवाद। और अगर अभी बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का जो योगदान है कला के क्षेत्र में या फिर रंगमंच के क्षेत्र में, वो कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए, सरकार की बात जब हम लोग करते हैं तो सरकार नाटक पर थोड़ा कम उनका योगदान है, क्योंकि नाटक कहीं न कहीं वो दूसरे लेवल से सोचते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि सरकार का अगेंस्ट वाली बात होती है, इसीलिए। और नृत्य गीत पे उनको, सांस्कृतिक पे उनका है, और संस्कृति पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक परंपरा अभी चल रहा है भारत सरकार के अनुदान के तहत, वो है रेपेट्री ग्रांट। तो रेपेट्री ग्रांट में वो भी है गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखना। तो उसके तहत जो गुरु शिष्य का जो परंपरा अगर कायम है तो समझिए कि हमारा भारतीय संस्कृति भी जीवित रहेगा, और उसके तहत सरकार योगदान दे रही है। वो जो है बहुत कम, उनको बढ़ावा और देना चाहिए। और उसमें एक और चीज़ था कि इंडिविजुअल एक ग्रांट हुआ करता था। तो इंडिविजुअल अगर ग्रांट अगर दे सरकार, तो उससे ज़्यादा लोग मतलब उससे दायरा बढ़ेगा, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परफॉर्मेंस और स्टेज से जुड़ पाएंगे। जी, थैंक यू। और इसी के साथ, क्योंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश हो जाए, हमारे युवा दर्शकों के लिए, हमारे वैसे दर्शक जो रंगमंच से काफ़ी जुड़े हुए हैं या फिर उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश हो जाए प्लीज़। देखिए, रंगमंच से जुड़िए, तन मन से जुड़िए। और मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप दिल से जुड़ते हैं तो दिल की बातें बहुत अंदर तक होती है, तो उसके लिए मेहनत कीजिए, और जितनी मेहनत कीजिएगा रंगमंच आपको उतना देगा जी, निश्चित रूप से। जी, धन्यवाद सर, और धन्यवाद शिल्पी, और धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ आज के हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कहते हैं कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको 5वां वेद कहा गया है, जिसमें बहुत सारे कलाओं का समावेश है, प्रशिक्षण है। तो 5वां वेद मतलब इतनी सारी जानकारी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो सभी के लिए, चाहे वो स्टेज हो या स्क्रीन हो, कलाकार के लिए अनुभव काफ़ी ज़रूरी है, तो उस पर काम करें। और इसी के साथ हमारी बातचीत और इंटरेक्शन का वक्त यहीं तक का था। अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।